हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 1857 की क्रांति के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उसका तीसरा और अंतिम भाग है, जिसमें बचे हुए सारे फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं और आप इन फैक्ट्स को नोट कर लेना क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले इस 1857 की क्रांति के 2 पार्ट्स और आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, जिससे आपका लिंक बना रहेगा और आपकी 1857 की क्रांति आज के वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने छोड़ा था कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह हो चुका था। वहाँ पे बख्त खान ने नेतृत्व किया था। उसके बाद बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और उस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। तो अब हम विद्रोह देखेंगे कि अवध में कैसे हुआ था। देखिए, अवध में लखनऊ और फैजाबाद में ये विद्रोह हुआ था। देखिए, लखनऊ में जो ये विद्रोह हुआ था वहाँ पे इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को। और बेगम हजरत महल का एक पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र था, जिसका नाम बिरजिस कादिर था। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। उसके अलावा 1858 में क्या हुआ था कि कैंपबेल ने फिर लखनऊ पे पुनः अधिकार कर लिया, बेगम हजरत महल को हरा दिया और बेगम को नेपाल जाना पड़ा। और यहीं पे चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया था। अवध का कमिश्नर बनाया गया था चीफ कमिश्नर लॉरेंस, वो मार दिया गया था। उसके बाद क्या होगा, एक विद्रोह फैलता है फैजाबाद में और फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला यहाँ देते हैं जिहाद का नारा। वो बोलते हैं कि अंग्रेज काफिरों को देश से भगाना है और इस तरीके से वो जिहाद का नारा देते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में फैजाबाद में बहुत विद्रोह होता है और इनके ऊपर फाइनली अंग्रेज सरकार 50,000 का इनाम भी घोषित करती है। और यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से जनरल रेनॉल्ड है जो इस विद्रोह को दबाने का काम करते हैं। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला को पोवाया के जो राजा होते हैं वो विश्वासघात कर देते हैं और मौलवी अहमदुल्ला को पकड़वा देते हैं और ये मारे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कानपुर में विद्रोह कैसे हुआ। तो कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था और यहाँ जो विद्रोह शुरू हुआ था वो भी 5 जून 1857 को हुआ था। ठीक है, जो नाना साहब थे इनका क्या है, वास्तविक नाम ढोंडू पंथ था और ये जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। जो बाजीराव द्वितीय थे उनको अंग्रेजों ने बिठूर निर्वासित कर दिया था। कानपुर के पास में एक जगह है, वहाँ निर्वासित कर दिया गया था और उन्हें पेंशन पे रखा था। तो जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है तो अंग्रेज जो हैं वो पेंशन देना बंद कर देते हैं, क्योंकि नाना साहब दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दी थी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो इन्हें वो पेंशन नहीं दी जाती है, जिससे नाना साहब जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और जब इन्हें मौका मिलता है तो ये विद्रोह कर देते हैं। और यहाँ पे नाना साहब के साथ विद्रोह में सहायता तात्या टोपे ने की थी और इस विद्रोह का दमन दिसंबर 1857 में कॉलिन कैंपबेल ने किया था और कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। और भी कुछ अंग्रेज अधिकारी इस विद्रोह को दबाने में शामिल थे, जिनके नाम थे एक तो जनरल नील और दूसरा हैवलॉक। इसके बाद नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। देखिए, इसके अलावा कानपुर एक छावनी थी, मैंने आपको बताया था पिछली बार छावनियों के बारे में। तो एक छावनी कानपुर थी जहाँ का कमांडर था सर ह्यू व्हीलर। तो जिस समय ये विद्रोह होता है उस समय सर ह्यू व्हीलर हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं और इलाहाबाद जाने का इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाएगा, लेकिन रास्ते में ही कुछ विद्रोही इन्हें मार देते हैं सत्ती चौरा नामक स्थान पर। कानपुर के ही निकट है ये स्थान। उसके बाद हम अगला विद्रोह देखते हैं। अगला विद्रोह झांसी में हुआ था, जहां विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई थी और ये विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का एक दत्तक पुत्र था दामोदर राव, जिसे ये राजा बनाना चाहती थी, लेकिन वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने उन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि वो अपनी झांसी अंग्रेजों को दे, इसलिए वहाँ पे विद्रोह कर देती है। और उसके बाद 23 मार्च 1858 को सर ह्यूरोज झांसी को घेर लेते हैं
8 दिन तक झांसी के किले को घेरे रखते हैं। बहुत संघर्ष होता है। वहाँ से रानी किले से अपने घोड़े पे भाग जाती हैं और वहाँ से जाती हैं कालपी। कालपी में भी संघर्ष होता है। वहाँ पे रानी पराजित होती हैं और उसके बाद रानी भागकर ग्वालियर चली जाती है। ग्वालियर जो छावनी होती है उसका सेनापति होता है, कमांडर होता है स्मिथ। और स्मिथ के अलावा ग्वालियर का जो राजा सिंधिया था वो अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त था, अंग्रेज़ों का चाटुकार था। लेकिन ग्वालियर की सेना इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई का साथ देती है और रानी लक्ष्मीबाई को यहीं तात्या टोपे का साथ भी मिलता है। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 2 लोगों ने विद्रोह किया था या 2 लोगों ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों की तरफ से स्मिथ के साथ ह्यूरोस की सेना आ जाती है और इस संयुक्त सेना के साथ संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त होती है। और रानी लक्ष्मीबाई की जब मृत्यु होती है उस समय सर ह्यूरोस या जनरल ह्यूरोस बोलते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। वो रानी की वीरता से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उस समय कि रानी की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्वालियर हो गया। ग्वालियर में पराजित होने के बाद तात्या टोपे का कई और जगहों पे भी संघर्ष होता है। एक कांकरोली नामक स्थान पर देवास में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष होता है। उसके बाद ये परौन के जंगलों में शरण ले लेते हैं। लेकिन वहाँ का जो राजा होता है, राजा मानसिंह, उसके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि बहादुर शाह जफ़र को भी उनके एक रिश्तेदार ने, इलाही बख्श ने विश्वासघात किया था और वो पकड़े गए थे। उसके बाद तात्या टोपे के साथ भी यही हुआ। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के साथ भी यही हुआ। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे के बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये प्रश्न बनता है कई बार एग्ज़ाम में कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई पे भी प्रश्न बनते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम थे। रानी लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से या छबीली के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। ये उनके बचपन का नाम था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में और इनके पति थे गंगाधर राव, यही झांसी के राजा थे। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है और रानी को कोई पुत्र नहीं होता है, तो इनका दत्तक पुत्र होता है दामोदर राव, जिसे राजा बनाना चाहती हैं। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए नहीं मानते हैं और इसी कारण से झांसी में संघर्ष होता है। इसके बाद झांसी के बाद बिहार में एक छावनी थी दानापुर, वहाँ संघर्ष हुआ था। पटना में हुआ था। उसके अलावा बिहार में जो सबसे फेमस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो थे बाबू कुंवर सिंह, जो विद्रोही थे। ये एक जमींदार थे। ये जगदीशपुर के जमींदार थे जो शाहबाद ज़िला में था। बाबू कुंवर सिंह जो है वो विद्रोह के लिए अपना डेरा बिहार में न डाल के उत्तर प्रदेश के अतरौलिया नामक जगह में डालते हैं। ये आजमगढ़ ज़िले में है। यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के एक वृद्ध आदमी थे। ठीक है, और यहाँ पे इनका संघर्ष होता है। सबसे पहले मिलमैन से होता है। ये मिलमैन को हरा देते हैं। उसके बाद मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना आती है बाबू कुंवर सिंह को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी अंग्रेज हार जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग मार्क को भेजते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग का एक खास सेनापति था, लेकिन मार्क भी पराजित हो जाता है। लेकिन मार्क के साथ जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में बाबू कुंवर सिंह के बाह में गोली लग जाती है और इन्हें लगता है कि कहीं उस गोली का जहर पूरे शरीर में न फैल जाए, इसलिए अपने हाथ से अपनी बाह काट के गंगा में समर्पित कर देते हैं। उसके बाद ये घायल तो हो ही चुके थे। उसके बाद ये जगदीशपुर वापस आते हैं। वहाँ जगदीशपुर में भी जब ये वापस आते हैं और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही ली ग्रैंड और सिख सेना जो है उसकी संयुक्त सेना आती है, इन पर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ भी अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इतना युद्ध हो चुका था और बाबू कुंवर सिंह घायल हो चुके थे, तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इन्हें किसी अंग्रेज ने नहीं मारा था, लेकिन ये घायल होने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, और इनके एक भाई थे अमर सिंह, उसके बाद विद्रोह का नेतृत्व वो संभालते हैं। लेकिन बाद में फिर दिसंबर 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर, इन दोनों के द्वारा यहाँ का बिहार का विद्रोह समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद ही कुछ स्थान हैं और कुछ
कुछ विद्रोहकर्ताओं के नाम है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप इन्हें ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि इलाहाबाद में विद्रोह किया था मौलवी लियाकत अली ने और अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ पे जनरल नील थे। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था, इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो थे कैंपबेल और विसेंट आयर। इसके अलावा मंदसौर में विद्रोह हुआ था। मंदसौर में विद्रोह किया था शहजादा फिरोज शाह ने, जिन्हें बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया था। फिर असम में, असम का जो राजा था पुरंदर सिंह, वहाँ पे विद्रोह किया था राजा के पोते ने कंदर पेश्वर सिंह, और उनके जो दीवान थे मनीराम दत्ता। फिर इनको पकड़ ली जाती है और दीवान मनीराम दत्ता को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र शाही थे और उज्जवल शाही, ये संबलपुर के राजकुमार थे। वहाँ पे राजकुमार सुरेंद्र शाही बाद में आत्मसमर्पण कर देंगे। कुल्लू में विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा प्रताप सिंह ने और भाई वीर सिंह ने। वैसे ही राजस्थान की कोटा में विद्रोह हुआ था, जहाँ नेतृत्व संभाला था जयदयाल और हरदयाल नाम के 2 भाइयों ने। फिर गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, मथुरा में देवी सिंह ने और मेरठ में कदम सिंह ने। ये आप ऐसे ही सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद गंजाम जो है वो उड़ीसा में, यहाँ पे राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। साबरो जाति के लोगों ने किया था ये विद्रोह। इसके अलावा अजनाला में विद्रोह हुआ था। अजनाला पंजाब के पास है, यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था वजीर खान ने। इसके अलावा अव्वा जो है वो राजस्थान में है, यहाँ पे ठाकुर कुशल सिंह ने विद्रोह किया था। यहाँ पे अंग्रेज़ों तथा जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित किया था इन्होंने। और फतेहपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको लीड किया था अजीमुल्ला ने, और सामने थे जनरल रेनॉल्ड। और सतारा महाराष्ट्र में है, यहाँ पे रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और वैसे ही हैदराबाद में सोनाजी पंत और रंगाराव पंत, यानी कि पंत बंधु कह लीजिए आप, इन्होंने किया था। इसके अलावा जो ये विद्रोह फैला था, ये फैला था गोलकोंडा में, विशाखापट्टनम में, कोल्हापुर में और भी बहुत सारी जगहों में फैला था, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं आपको फिर कभी अपडेट कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद देखिए हम ये देख लेते हैं कि यहाँ तो विद्रोह फैला, विद्रोह कहाँ कहाँ नहीं फैला। बंगाल में बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं फैला, पंजाब में नहीं फैला, कुछ स्थानों पर फैला था जैसे अजनाला, लेकिन जो मेन पंजाब था वहाँ नहीं फैला। उसके अलावा राजपूताना में, पटियाला, जींद, हैदराबाद में भी नहीं फैला। हैदराबाद में मैंने आपको ऊपर बताया है सोनाजी पंत और रंगाराव पंत, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में नहीं फैला। उसके अलावा मद्रास में विद्रोह नहीं फैला, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए वो लोग जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, या ये कहिए जिन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया। पंजाब के सिख सरदार, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, कश्मीर का जो महाराज था गुलाब सिंह, हैदराबाद का निजाम सालार जंग, भोपाल की बेगम, बड़ौदा के गायकवाड़ और नेपाल का मंत्री, इन लोगों ने इन देसी रियासतों ने अपनी जनता का साथ ना देते हुए यहाँ पे अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इस वजह से 1857 का जो विद्रोह था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, या काफ़ी ज़्यादा हम लोग हार गए थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो यही लोग थे। इसके बाद देखिए परिणाम क्या हुआ था। परिणाम मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि क्या क्या हुआ था। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए एक तो पील आयोग का गठन किया गया था, और ये गठन क्यों किया गया था, क्योंकि भारतीय फ़ौज के पुनर्गठन के लिए। और इसी आयोग की सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पे, जो यूरोपियन सेना और भारतीय सेना का अनुपात जो था वो 2:1 का कर दिया गया था। जो पहले 5 भारतीयों पे 1 यूरोपीय होते थे, अब 2 भारतीयों पे 1 यूरोपीय कर दिए गए। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जहाँ से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, और जो पहले वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और साथ में बोला गया कि देसी राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया गया, कि अब हम देसी राज्यों का विलय नहीं करेंगे, जो जिस स्थिति में वैसे ही रहेगा। एक भारत सचिव का पद बनाया गया, और इसमें प्लस 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद यानी कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, जो इस भारत सचिव को काम करने में हेल्प करेगी। अब इसमें 15 सदस्यों में से देखिए 8 सदस्य तो ब्रिटिश सरकार चुनती थी,
और 7 सदस्य चुनते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों में जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वही लोग इन्हें चुनते थे। साथ ही गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, क्योंकि गोद लेने वाले के कारणों की वजह से ही ये विद्रोह में कई देसी रियासतें जो थी, जैसे झांसी है या नाना साहब थे, इन लोगों ने विद्रोह किया था, तो गोद लेने की प्रथा को इन्होंने वापस से बहाल कर दिया। देखिए, इसके अलावा एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे कि जब ये विद्रोह हुआ था तो जो पहले बंदूक यूज़ होती थी उसे ब्राउन बैश कहा गया था, और जो नई राइफ़ल थी उस नई राइफ़ल का नाम था एनफील्ड राइफ़ल, जिस राइफ़ल में चर्बी वाले कारतूस लगे थे, जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था। उसके अलावा एक शाहजहाँपुर में विद्रोह हुआ था, जहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल ने मिलकर नेतृत्व किया था। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि पूछता है कभी कभी कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। और ये भी पूछता है कि मिर्ज़ा गालिब जो थे, मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। और ये मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है, तो देखिए, ये आज की वीडियो थी 1857 पे। इसमें आपके कंप्लीट फैक्ट्स दे दिए गए हैं, इससे ज़्यादा फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।